जनजात जिनमें विकृति होती है, उनमें बहुत ज़्यादा फिज़ियोथेरेपी का रोल है। नीड़ों में बहुत ज़्यादा फिज़ियोथेरेपी का रोल है। जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, उन पेशेंट्स को फिज़ियोथेरेपी कराई जाती है। कुछ फिज़ियोथेरेपिस्ट है नहीं ठीक कर पाते, तो उससे लोगों का ट्रस्ट टूटता है। बड़े शहरों में आपका हर हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है। भारतीय जो मसाज है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोफ़ेशन है, हमारा प्रोफ़ेशन बिल्कुल डिफरेंट है। 9 महीने एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके होती हैं, आफ्टर डिलीवरी मस्कुलर पेन होते हैं या कभी-कभी स्पाइन पंक्चर हो जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसमें हो गई तो पेशेंट को ये भी नहीं पता चलता है कि मेरा लूज़ मोशन और टॉयलेट कब निकल रहा है। कि लाइक सी सेक्शन है हम कुछ नहीं कर सकते या वजाइनल है हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमन का कर्वेचर है स्पाइन का वो बिल्कुल लॉर्डोटिक फॉर्म में आ जाता है। जी, नमस्कार, मेरा नाम है विकास कश्यप। हमारा चैनल जो है वो लोगों को जागरूक करने का है। तो पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सरिता है, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं और मैंने आफ्टर बीएससी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स सीएसडी यूनिवर्सिटी कानपुर से किया हुआ है जी। और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने कोलंबिया एशिया में भी इंटर्नशिप की है एक्सटेंशन के तौर पे। तो और उसके बाद मैं अभी पिछले 5 साल से दिल्ली और गुड़गाँव में वर्किंग हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। जैसे कि फिज़ियोथेरेपी के विषय में लोग जनरली जागरूक नहीं हैं, उनको शायद इसके विषय में जानकारी भी नहीं है। तो मैं जनरल सी भाषा में ये जानना चाहूँगा कि फिज़ियोथेरेपी है क्या? बेसिकली देखिए फिजियोथेरेपी बहुत बड़ी पद्धति है चिकित्सा में, जिसको हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे लोगों का लाइफ़स्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया है, कि लोगों में 90% प्रॉब्लम उनके लाइफ़स्टाइल से आ रही हैं। जैसे लोगों को लो बैक पेन होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होना, आर्थराइटिस है, बिकॉज़ लोगों का देर से सोना और देर से उठना। तो जैसे जैसे इसका एक डिपार्टमेंट होता है ना कि दवाइयों का फील्ड अलग है। जी। तो क्या ये इसको एकदम अलग फील्ड मानिए? ये बिल्कुल अलग फ़ील्ड है। ऐसा नहीं है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। हम मल्टीविटामिन्स हैं और आपको जो भी सप्लीमेंट हैं वो फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको अ, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? और आज के टाइम पे फिज़ियोथेरेपी के बिना कोई भी किसी भी केस की रिकवरी नहीं है। और चाहे वो आप पैरालिसिस हो, आपका वो रिप्लेसमेंट का कोई भी केस हो, एग्ज़ाम्पल आपका नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, शोल्डर रिप्लेसमेंट हो रहा है। आपकी छोटी से छोटी सर्जरी को रिकवरी करने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। चाहे वो लिगामेंट इंजरी हो, क्योंकि लाइक बहुत सारे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। किसी भी ऑपरेशन में अगर एक कोई कट लगता है या किसी भी तरह की एक कोई भी प्रोसीजर हमारी बॉडी में हो रहा है, तो वो मसल्स को हमें रीबिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेंथ देना होता है। सपोज़ दैट आप रिप्लेसमेंट करा के आ रहे हैं और आपने फिजियो नहीं ली, तो वो फिर आपका जो घुटना है वो लैग फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, वो स्टिफ हो जाएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उसमें रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगा। तो फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और जो बेस में मालूम होता है कई बार क्या होता है कि लोगों का लेग फ्रैक्चर वगैरह हुआ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। कई बार डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, इसके विषय में बताते हैं कि आप इसको कराइए और लोग इग्नोरेंस मार जाते हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है उनको? इसका इफ़ेक्ट ये है कि फिर आपको दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी, आपके मसल्स परमानेंटली वीक हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल फॉर किसी भी पेशेंट का आप घुटना फ्रैक्चर हुआ, आप रिप्लेसमेंट भी हटा दीजिए। घुटने का काम है मोड़ना और सीधा करना। अब पेशेंट बहुत टाइम आप 1 से डेढ़ महीने तो उसमें कोई भी फिज़ियो नहीं कर सकते। जब आपकी हड्डी प्रॉपर जुड़ जाती है, तो उसको जुड़ने के बाद हमें मसल्स को रीबिल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली कोई भी आप रिप्लेसमेंट कराते हैं या सर्जरी कराते हैं या लिगामेंट इंजरी है व्हाटएवर आपकी लोगों को डिलीवरीज होती हैं चाहे वो सी सेक्शन हो या वजाइनल डिलीवरी हो तो हमें मसल्स को रीबिल्ड रीबिल्ड करना ही होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी ही होती है तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तो वो मसल्स परमानेंट वीक हो जाते हैं। अच्छा, डिलीवरी के बाद आपने बोला डिलीवरी के बाद कई बार महिलाओं को कमर दर्द वगैरह या मसल्स की घुटनों के पास के दर्द ये क्यों बढ़ जाते हैं या इसका कोई रिलीफ इसमें है इस फील्ड? बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है इसमें और आपको कराना ही चाहिए। लोगों को कहना होता है कि लाइक सी सेक्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते या वजाइनल है, हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमन का कर्वेचर है स्पाइन का, वो बिल्कुल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पाइन जब चेंज हो रही है, आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो आपकी मसल्स भी चेंज होती हैं।
आपके मसल्स बढ़ते हैं जब बेबी अंदर ग्रो करता है। तो जब आफ्टर डिलीवरी हार्मोन्स का तो इम्बैलेंसमेंट होता ही है बॉडी में, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली जब आपके मसल्स वीक होंगे, जब डिलीवरी होगी तो आपके उस पोस्चर में आने के लिए स्पाइन को कम से कम 2 साल लगते हैं। तो आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि जैसे एक दीवार होती है वैसे ही स्पाइन का स्ट्रक्चर है। जब जब तक आप दीवार को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने प्लाज्मर और पीओपी और पेन से, तो वैसे ही हमारी स्पाइन का स्ट्रक्चर है हमारी क्या कहते हैं बॉडी में। तो मसल्स हमारे स्पाइन को, लिगामेंट हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जब मसल्स ही ढीले होंगे तो पेन तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे क्या इसका कोई स्ट्रक्चर है कि इस फील्ड में इस प्रकार की बीमारियों में इसका मेन बेस है, या इस तरीके से ये अपने आप को मजबूत रखता है? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आप देखिए व्हाटएवर सारी फील्ड में फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल होता है फिजियो का, गायनेकोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा रोल है, इवन पीडियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है। जो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं, सीपी के होते हैं, डिलेड माइलस्टोन के होते हैं, जन्मजात जिनमें विकृति होती है, उनमें बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल है। न्यूरो में बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल है। जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, उन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी कराई जाती है। वेंटिलेटेड पेशेंट का फिजियोथेरेपी में बहुत बड़ा रोल है। हम आईसीयू में पेशेंट को इंक्यूबेट करते हैं, उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। कोविड आया था, कोविड में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल था। जैसे कि? जैसे कि कोविड पेशेंट्स की चेस्ट फिजियोथेरेपी होती थी। पेशेंट बहुत लंबे टाइम पे आईसीयू में था तो उनकी लिम्फ फिजियोथेरेपी होती थी। पेशेंट कैपेबल नहीं था खुद से चलने के लिए, तो आईसीयू में फिजियोथेरेपी होती है। और आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम आपकी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस से होती है और कुछ आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। हम सपोज दैट हमारा फर्स्ट त्रिकोण चलाने का ये होता है, हम पूरा ये झुक के चला रहे हैं, हम ये चला रहे हैं और हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो बिल्कुल रोटेट कर रही है, फॉरवर्ड बेंड हो रही है, ठीक है? तो आपका जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है, वो आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो लंबर का हो, हल्का-सा लॉबरेटिक फॉर्म में होता है। जब आप उसको ये करेंगे तो वो आपका जो कर्वेचर है वो चेंज होगा। जी। वो चेंज होगा तो आपका नर्व कंप्रेशन होगा, आपकी नसें दबेंगी, ठीक है? आपके हाथ में झुनझुनी आएगी, अच्छा। आपको चक्कर आएँगे, आपको उल्टियाँ आएँगी। तो दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है, बट जितना दवाइयों का रोल है उतना ही फिज़ियोथेरेपी का रोल है। दवाइयाँ आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगी, आपकी जो डेफिशिएंसीज़ है उसको कवर अप करेगी। जैसे अभी बताया कि ये तो सिचुएशन हो गई कि आज की जनरेशन है मोबाइल चला रही, जी, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कमर की दर्द, जिसमें वो बोलती कि या तो उनकी नस दब रही है, जनरल भाषा में लोग बोलते हैं। जी। लेकिन जब उनका एक्सरे वगैरह या अपना निकलवा के रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाते हैं, तो कई बार ये निकल के आता है कि उनकी नस कोई प्रॉब्लम कर रही है, जिसका ऑपरेशन ही होगा। तो क्या इस कंडीशन में है कुछ? नहीं, ऑपरेशन होता है, वही मैं आपको बताने जा रही थी कि जो लंबर डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसको हम बेसिकली डिस्क बल्ज बोलते हैं, तो वो 4th स्टेज में होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेज में आपका डायग्नोज़्ड हुआ है। अच्छा। डॉक्टर किस स्टेज में आपको डायग्नोज़ कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो हम सपोज़ दैट छोटा-सा घाव भी होता है, तो हम घाव को तो तुरंत उसमें ऑपरेट नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक लगा के उसको हम रिपेयर करते हैं। तो वैसे ही आपका अगर 3rd टू 4th स्टेज के बीच का डिस्क बल्ज है या नर्व कंप्रेशन है, तो वो आप उसमें ऑपरेशन करा सकते हैं और आपको ऑपरेशन के बाद भी फिज़ियो करानी पड़ेगी। जी। अगर आपने ऑपरेशन के बाद फिज़ियो नहीं कराई तो आपका ऑपरेशन फेल है। क्योंकि आपकी स्पाइन को कट करके कुछ भी आपका कंप्रेस जो भी नस हो रही है उसको आपको दि जो भी आपकी नस को ठीक किया जाता है या जैसे टॉमी करी जाती है या नर्व को आपका कंप्रेशन किया जाता है, तो कंप्रेशन को ठीक करते हैं तो उसके लिए तो आपको फिज़ियो लेनी ही लेनी पड़ेगी बाद में। तो कहने का मतलब है हर केस में फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, आज के टाइम पे। पहले भी थी बट क्या है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अच्छा। या आप बोलें कि लोगों की तरफ से रिकमेंड नहीं किया जाता, डॉक्टरों की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं फिजियोज़ को। अ, मैं जिनके साथ वर्किंग करती हूँ, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट खुद से भी नहीं समझ पाते, उनको देखने में हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉर्मल है, एक दिन आपने एक्सरसाइज़ेज़ कराई या मैनिपुलेट कराया किसी भी जॉइंट को, तो वो हम खुद से कर लेंगे। अच्छा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप मतलब पेशेंट खुद से परफ़ॉर्म कर ले, तो फिर हमारा पढ़ना बेकार है, 8-10 साल। बिल्कुल। क्योंकि हम तो बेसिकली नर्व, मसल्स और एक-एक बोन्स पे वर्क कर रहे हैं, एक-एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो
मैंने अपने एक्सपीरियंस के 8 साल के एक्सपीरियंस में ये बहुत देखा कि पैरालिटिक के केसेज़ हैं, आपने 5-6 दिन कराया, मैडम वो मशीन घर पे खरीद लेंगे, हम एक्सरसाइज़ घर से कर लेंगे। तो कि आपके असेसमेंट के तौर पे कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको करा रहा है ना, 10 दिन पे आप बिल्कुल टोटल बेड रेस्ट पे थे, आपने उसको पैसे आपने उनको खुद से परफ़ॉर्म कराया, पैसिव मूवमेंट दिया। उसके बाद जब उसकी मसल की ग्रेड 5 से 4 भी आ गई, तो हम उसको एक्सरसाइज़ चेंज करेंगे, बिल्कुल। तो पेशेंट यहीं से ठीक नहीं हो पाते हैं। अच्छा, इसमें एक और अब प्रॉब्लम जो आती है उस हमें देखने में ये जनरली कि लकवा पेशेंट जो होते हैं ना तकरीबन 6-7 महीने जब उनको ले चुके होते हैं, तब लोग सोचते हैं कि अब इससे कोई रिलीवमेंट नहीं होगा। तो क्या इसका उस पे प्रोसेस है आगे कि हाँ, उसको काम कर सकता है ये? देखिए, होता क्या है कि आफ्टर 6 मंथ के बाद व्हाटएवर किसी भी तरह का पैरालाइज़्ड हो, वो रिकवरी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जितनी आपकी फास्ट रिकवरी स्टार्टिंग में होती है, उतनी कम हो जाती है आपकी लेट में। वो लकवई में नहीं, बहुत सारे केसेज़ होंगे। आप स्टिफनेस का केस ले लीजिए, आप टॉर्टिकल का केस ले लीजिए, आप स्पॉन्डिलाइटिस का केस ले लीजिए, आप डिस्क कंप्रेस का ले लीजिए, आप नस दर्द। मैंने लकवा का इसलिए पर्सनलाइज़ किया क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब हो गया कंडीशन बिगड़ गई उसके बाद में लोग कहते हैं कि आपने अगर इसको स्टार्टिंग में ध्यान दिया होता, तो क्या इसका इफ़ेक्ट है मतलब? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। मैं आपको वही तो बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और पैरालिसिस के पेशेंट बिना फिज़ियो को रिकवर नहीं कर सकते हैं। इवन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ये एक स्पाइन की इंजरी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर वो किसी एक्सीडेंट में या कभी-कभी स्पाइन पंक्चर हो जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसमें हो गई तो पेशेंट को ये भी नहीं पता चलता है कि मेरा लूज़ मोशन और टॉयलेट कब निकल रहा है। तो हम उन पेशेंट को रिकवर कर देते हैं। तो पैरालिसिस का तो बहुत छोटा-सा केस हुआ, समझ रहे हैं? जी। स्पाइनल केस इंजरी सेंटर है दिल्ली में, बहुत अच्छा है और बैंगलोर में भी मैं जिस डिपार्टमेंट पे थी, एक निमांस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल और न्यूरो साइंसेज़ का, नेशनल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पे थी तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज़ आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के होते हैं। ये बहुत डेंजर केस होता है और पेशेंट इसमें रिकवर कर जाते हैं। हम उनकी अपर बॉडी को इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपने अपर पार्ट से लोअर पार्ट को चलाते हैं, ब्रेसेस पहन के। वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीते हैं। जी, व्हीलचेयर से, क्रचेज़ से। अच्छा, ये मैं आखिरी ये सवाल इस स्पीड में जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कुछ सहयोग है कि पब्लिक को जागरूकता मिले या उनके लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल हो, जिसमें लोग समझे कि हाँ, इससे जुड़ा है उनके जीवन में? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग शुरू से रहा है, बट ये है कि थोड़ा-सा छोटे शहरों में इसकी अवेयरनेस कम है। अब चाहे इसको आप एजुकेशन बोलिए या आप ये बोलिए कि हॉस्पिटल की तरफ से फिजियोथेरेपी वगैरह रिफर नहीं हो रही पेशेंट को, पेशेंट प्रॉपर ठीक होके अपने घर नहीं जा पाता है या कभी-कभी उनको फिजियोथेरेपिस्ट भी सही नहीं मिल पाते। एक ये भी रीज़न है देखिए, क्योंकि आप नहीं जानते ना कि आपको ठीक करने कौन आ रहा है। हुँ। आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ना कि आप उसके चार्जेस पे जाएँ। या आपके घर में कोई आपको विज़िट देने आ रहा है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो पेशेंट कहीं न कहीं कभी ठीक नहीं हो पाते तो उससे भी थोड़ा पेशेंट का ट्रस्ट टूट जाता है। गवर्नमेंट का पूरा सहयोग सारी चीज़ों में रहा है। सारे हॉस्पिटल में सारे सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं। बड़े शहरों में आपका हर हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है। इवन छोटे शहरों में भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फिज़ियोथेरेपिस्ट है नहीं ठीक कर पाते तो उससे लोगों का ट्रस्ट टूटता है। ये है। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल इसमें ये होगा कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में ये लोग अपने तरीके अपनाते हैं कि बच्चा हुआ तो अपने दादी माँ नानी का मसाज जो होता है या घरेलू जो प्रक्रियाएं होती हैं लोगों की अपने आप को एक्सरसाइज में रखने के लिए फिट रखने के लिए इसका और इसका फिजियोथेरेपी का कुछ कॉम्बिनेशन है या दोनों ही फील्ड से मिसमैच है? नहीं, दोनों ही फील्ड मिसमैच है और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप ये पर्टिकुलर मुझसे आफ्टर डिलीवरी के लिए पूछ रहे हैं या फिर सारी कंडीशन के लिए? सारी कंडीशंस के लिए क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, तो वो बच्चों को अपने हिसाब से ही प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तैयार करना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपने स्ट्रेंथ्स पे ही मजबूत रख सकते हैं। तो हमें किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं। जी, जी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं देखिए, मसाज जो है एक भारतीय जो मसाज है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोफ़ेशन है, हमारा प्रोफ़ेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम इलेक्ट्रोथेरेपीज़ पे वर्क करते हैं, हमारे में बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और मसाज जो है वो आपको सिर्फ़ एक रिलैक्सेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है।
उसका फिज़ियोथेरेपी से कोई भी लेना-देना नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आफ्टर डिलीवरी बॉडी के लिए मसाज नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए क्योंकि 9 महीने एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके होती हैं, आफ्टर डिलीवरी मस्कुलर पेन होते हैं, तो वो सिर्फ़ एक रिलैक्सेशन के लिए होता है। बट आप सोचिए कि उसे आप अपना बैक पेन खत्म कर दें, आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथ कर लें, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। जी, जी। ठीक है। और मैं आखिरी का सवाल जो अपने लोगों से मिलने के बाद रखता हूँ, तो ये जानना चाहूँगा कि ताकि मेरे जागरूक व्यक्ति और जितने भी दर्शक हैं, वो ये जान सकें कि लाइफ है क्या? तो मैं एक पर्सनल सवाल आपसे यही रखना चाह रहा हूँ कि आप लाइफ को किस तरीके से देखती हैं? और लोगों को किस तरीके से एन्जॉय करना चाहिए, समझना चाहिए ज़िंदगी को भी? देखिए लाइफ़ एक बहुत खूबसूरत दिया हुआ तोहफ़ा है भगवान की तरफ से, हमें इसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए। अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए बहुत खुश करते हैं, तो सबसे बड़ा तो यही रहता है कि जो माँ-बाप हमारे लिए पूरी ज़िंदगी करते हैं, हम कुछ ऐसा बने जो उनको कर सकें। और दूसरी चीज़ एक ये है कि अपने प्रोफ़ेशन से प्यार करें, जिस भी प्रोफ़ेशन में आप हैं। सपोज़ दैट व्हाटएवर किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, तो उसमें जी-जान लगा के मेहनत करें और हमेशा आगे बढ़ें। और अपना भी नाम कमाएँ, अपने प्रोफ़ेशन का भी नाम कमाएँ, अपने घरवालों का भी नाम कमाएँ। ठीक है। और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कोई हमारे पेशेंट्स हैं या हमारे दर्शक हैं, वो अगर आपसे कंसल्ट करना चाहें, तो कानपुर में हम कहाँ मिल सकते हैं आपसे? कानपुर में मैं मीरपुर कैंट में क्लिनिक है मेरा, निष्पोती फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से। और आप होम केयर के लिए आप दिल्ली एनसीआर में आप उष्मोती हेल्थ केयर के नेम से गुड़गाँव, दिल्ली और कानपुर तीनों जगह पे सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको अगर दिल्ली, गुड़गाँव, कानपुर में कहीं भी चाहिए हो तो हम अपनी फिज़ियोथेरेपिस्ट को अवेलेबल कराते हैं, यही कंडीशन के लिए। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे।